केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात बिहार की राजनीति की। राजनीति में आलोचना की गुंजाइश होती है, विरोध की जगह होती है, लेकिन अब लड़ाई वहां पहुंच गई है जहां सम्मान नहीं, सिर्फ सियासत बची है। आज जिस विवाद ने बिहार को हिला दिया, उसमें मुद्दा न रोजगार है न विकास। एक मां, एक दिवंगत मां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को मुद्दा बनाया गया। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट ने एक ऐसा एआई वीडियो शेयर किया जिसने न सिर्फ राजनीति की मर्यादा तोड़ी, बल्कि ये भी दिखा दिया कि अब सियासत किस हद तक गिर सकती है। मामला सीधा सीधा संवेदना और सियासत के टकराव का है। इस खबर पर पूरी डिटेल आपको देंगे। दूसरी खबर अमेरिका की है। कभी हाउडी मोदी की गूंज में एक साथ दिखे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब एक खामोशी है, और इस खामोशी के पीछे छिपा है घमंड, गलतफहमी और एक चालाक सलाहकार का एजेंडा। हम बात कर रहे हैं नेवेरो की, पीटर नेवेरो। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर नहीं, बल्कि कई वैश्विक रिश्तों के स्पॉइलर हैं ये। एडवाइजर नहीं, स्पॉइलर है। ये वही आदमी है जिन्होंने भारत के खिलाफ ट्रंप के कान भरे हैं, टैरिफ की रणनीति सुझाई है, और अब दुनिया को ये यकीन दिला रहे हैं कि भारत की वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। लेकिन असल नुकसान किसे हो रहा है हम बताएंगे। भारत को खोकर अमेरिका ने क्या गंवाया है, ट्रंप के खिलाफ नाराजगी का ग्लोबल फ्रंट कैसे खुल गया है जो सब कुछ बदल रहा है, डिटेल इस पर भी होगी। तीसरी खबर पाकिस्तान की, वही सड़ी गली सोच की, वही मजहबी एजेंडे और भीख के कटोरे वाली डिप्लोमेसी को सामने लाने वाली खबर है। 21वीं सदी का पाकिस्तान अब किसी राष्ट्र की तरह नहीं, बल्कि एक फंडिंग प्रोजेक्ट की तरह ऑपरेट हो रहा है। कभी इस्लामी कार्ड दिखाकर, कभी बेगुनाहों के खून पर आंसू बहाकर। अब ये मुल्क हर वैश्विक संकट को कैश करने की कोशिश करता है। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर ने इजराइल युद्ध को भी चंदा जुटाने का मौका बना लिया, और कटोरा शरीफ और मुल्ला मुनीर खुद कतर जा पहुंचे। कल तक चीन के दर पर कटोरा फैलाते थे, अपना कटोरा लेकर पहुंच जाते थे। कैसे अब अमेरिका और उसके कॉर्पोरेट्स की गोद में बलूचिस्तान को रखकर भीख मांग रहे हैं, इस पर भी डिटेल देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कांग्रेस की अपमान वाली राजनीति की करने जा रहे हैं। तो आज शो की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले प्रहार उस मानसिकता पर होगा जो चंद वोटों के लालच में एक मां का अपमान करने से भी नहीं चूकती है। कभी सियासत इतना नीचे गिर सकती है कि 145 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान कर अब विपक्ष चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहा है। आज पीएम मोदी की मां का अपमान करने वाले विपक्षी नेताओं को यह तस्वीर देखनी चाहिए। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 33 साल पुरानी इस तस्वीर में एक गरीब मां है और उसके साथ है एक बेटा जो उस वक्त कुछ नहीं हुआ करता था, एक सामान्य कार्यकर्ता था। ना वो पीएम थे, ना सीएम थे, लेकिन तब भी करोड़ों भारतवासियों की तरह वो अपनी मां को अपनी उपलब्धियों में अपने साथ रखते थे। क्या ये करना गलत था? क्या एक बेटे का अपनी मां से प्यार करना गलत है? ये तस्वीर देखिए, ये 1992 की तस्वीर है, और आपको नरेंद्र मोदी की मां उनके साथ दिखाई दे रही होंगी। तब उनके पास वो ओहदा नहीं था। जो जिक्र आता है ना कि जब वो अपनी मां से मिलने जाया करते थे तो विपक्ष कहता था कि ये भुनाने की कोशिश है, रिश्तों को भुनाने की कोशिश है, छवि भुनाने की कोशिश है। लेकिन क्या जब वो कुछ नहीं थे, जब उतनी बड़ी उनकी हैसियत नहीं थी या उतने बड़े ओहदे पर नहीं थे, तब वो जब अपनी मां से मिलते थे तब भी ये कहा जा सकता था। 33 साल पुरानी तस्वीर हमने आपको दिखाई, और अब ये तस्वीर देखिए। ये साल 2016 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन उस वक्त के पीएम आवास 7 RCR में पहुंची थी, अब जो लोक कल्याण मार्ग हो गया है। और एक सामान्य पुत्र और मां की तरह दोनों ने एक दूसरे का हाल जाना था, और मोदी भी एक पुत्र की तरह अपना जहां रहते थे वहां उनको सब कुछ दिखा रहे थे। एक मां का स्नेह था, ये एक बेटे का प्यार था। क्या विपक्ष को ये तस्वीरें अभी भी खटक रही हैं? अब साल 2019 की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जब अपनी मां का आशीर्वाद लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। भारत का एक सनातनी जब अपने घर से बाहर निकलता है तो इसी तरह अपनी मां का आशीर्वाद लेता है, पैर छूता है, शुभ यात्रा माएं कहती है, ये अमूमन होता है, हर घर में होता है। तो ऐसे आशीर्वाद लेने पर भी सियासत हुई थी। आज विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब गलत है। क्या मां का आशीर्वाद लेना गलत है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
क्योंकि अमूमन हम सभी कोई एग्जाम लेने जाते हैं, कोई बड़ी परीक्षा हमारी होती है, कुछ मुश्किल काम होता है तो हम कहते हैं कि माँ आशीर्वाद दो, हो जाए। तो अगर ऐसा ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो इसमें क्या गलत है? इस तस्वीर को, 2016 की तस्वीर को 2019 की तस्वीर को जोड़कर आज जो किया गया है वो बहुत प्रश्न खड़े करने वाला है। ये तस्वीर भी देख लीजिए, जब एक माँ का बेटा किसी भी क्षेत्र में जीत कर आता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो उनकी माँ इसी तरह खुश होती है। क्या पीएम मोदी की माँ हीराबेन की ये खुशी आज तक विपक्ष को खटक रही है? ये भी 2019 की तस्वीर है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब साल 2022 में पीएम मोदी की मां का निधन हो गया, उन्होंने अपनी मां को खो दिया। एक बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है, उसकी आंखों में आंसू थे। एक मां के लिए उनका प्रेम पूरे भारत ने देखा था, वो तकलीफ देखी थी। मां को खोना एक ऐसी त्रासदी है जिससे जब कोई गुजरता है तो उसे लगता है कि उसका सब कुछ छीन लिया गया है, क्योंकि मां एक वो इकलौती शख्सियत होती है जिससे आप जब भी बात करेंगे तो वो अपना हाल नहीं, आपका हाल ही पूछती रहती है। और प्रधानमंत्री जब भी जाते थे तो वो दुलारती थी, पुचकारती थी, ऐसा लगता था कि उनकी सारी परेशानियां जान लेना चाहती हैं। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो वहां खड़ा एक बेटा था जिसकी आंखें भरी हुई थी, जो अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहा था। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक मां को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त की तस्वीर है। पीएम मोदी के कंधे पर जो बोझ था, उनके दिल में जो दुख था, क्या आज विपक्ष उसी दुख का मजाक बनाकर जीत का सपना देख रहा है? ये प्रश्न गंभीर है, क्योंकि इस तरह से किसी के रिश्तों का मजाक बना देना, वो भी माता पिता से जुड़े रिश्तों का, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सियासत का विषय नहीं होना चाहिए। आज बिहार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं दिवंगत मां का अपमान किया है। बिहार चुनाव में जब जीत का कोई समीकरण नजर नहीं आया तो अब ये पीएम मोदी की मां के अपमान पर उतर आए। कभी पीएम मोदी को गाली, कभी पीएम की मां को गाली। ये तस्वीरें आज भारतवासियों को देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि राजनीति में क्या अब गलियों और मां के गालियों और मां के सम्मान से ही जीत मिलेगी? क्या मां बेटियों के अपमान से कोई राजनीतिक दल चंद वोट जीत लेने का ख्वाब देख रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने 2 मोर्चे खोले, तो वहीं कांग्रेस अभी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मां को लेके कांग्रेस जो भी काम कर रहा है यह निंदनीय है और बिहार का जनता उसे कांग्रेस को सबक भी सिखाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि देश का जनता भी बहुत ही आक्रोशित है। किसी का माँ, प्रधानमंत्री जी का माँ हमारा माँ होता है, माँ ही होता है। अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। तो नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माता जी के प्रति हुआ हो तो। अभी कुछ दिनों पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से अपशब्द कहे गए थे, जिसके जवाब में पीएम मोदी किस तरह भावुक नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सुनिए जरा। सब जानते हैं अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। पीएम मोदी भावुक हुए। उन्हें विपक्ष को लेकर जिस तरह की उनकी तरफ से बयानबाजी की गई है उसको लेकर उन्होंने समझाया कि जो कहना है उन्हें कहिए, उनकी मां का राजनीति से क्या मतलब है, वो तो कब की स्वर्गवासी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने आज एक बार फिर से पीएम मोदी की मां का अपमान किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। ये अराजकता का प्रतीक है, ये पूरी तरह से जंगल राज
कि पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं, ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ये राहुल गांधी जैसे लोग क्षमा मांगने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय ये जिस तरह का भाव भंगिमा प्रकट कर रहे हैं, ये भारत के संस्कार के योग्य नहीं। निश्चित रूप से मोदी जी की मां है, किन्हीं की भी मां हो, हमारे लिए बहुत ही पूजनीय, बहुत ही आदरणीय है। और इसके माध्यम से हम यही कहने का प्रयास किए हैं कि जो मृत हमारी मां, जो उनकी मदर जो मृत हो चुकी है, कभी उनके बारे इस प्रकार के बातें आप चुनाव में उपयोग करेंगे, मां का अपमान हुआ है, तो क्या बिहार में केवल अपमान हुआ है? चुनाव हुआ इसलिए। तो ये मां का राजनीतिकरण करना मैं समझता हूं कहीं से उचित नहीं है, और इसलिए हमने कहा कि अभी नवरात्र का महीना है, एक अच्छे संदेश जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी बार बार एक मां का अपमान करके साबित क्या करना चाहती है? क्या पीएम मोदी को भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कांग्रेस पार्टी की ये आखिरी कोशिश है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने बार बार हार जाने की ये बौखलाहट है? जो भी है, लेकिन क्या बिहार की जनता एक मां के लिए कहे गए अपशब्द और एक मां के इस तरह के अपमान को माफ कर पाएगी? रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी डिटेल देंगे। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहले अपशब्द, अब एआई। कांग्रेस किस स्तर पर आई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव दर चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट पीएम मोदी की मां के नाम पर निकल रही है। कभी भरे मन से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, तो अब पीएम मोदी की मां को एआई के सहारे अपमानित किया जा रहा है। पीएम मोदी की स्वर्गवासी मां का अपमान कर कांग्रेस पार्टी चंद वोटों की सौदेबाजी करना चाहती है, लेकिन क्या एक मां के अपमान से देश की जनता कांग्रेस को वोट देगी? कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी दिवंगत माता जी को लेकर कुछ ज़्यादा ही आक्रामक है। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं कि ऐसे कदम कई बार काउंटर प्रोडक्टिव साबित होते हैं। अहंकार की प्रकाष्ठा है, रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया। अब आप इसे क्या कहेंगे, चुनावी रणनीति या हताशा? बिहार चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में निराशा छा गई है। निराशा ऐसी कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अब ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। कभी कांग्रेस कार्यकर्ता पीएम मोदी को गाली देते हैं, तो कभी एआई वीडियो जारी कर अपने ही जाल में फंस जाते हैं। लेकिन तुर्रा ये कि उनके कार्यकर्ताओं की क्रिएटिविटी से बीजेपी डर गई। में गलत क्या है? जो शख्स क्रिएटिविटी कर रहा है उसने अपनी क्रिएटिविटी की है और उसने गलत क्या कहा है? ये बात अपने आप में क्या सच नहीं है कि मां के अपमान के नाम पर बिहार में वोट मांगे जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की मां के अपमान के नाम पर बिहार के हर बिहारी की मां को गाली दे करके बिहार बंद कराया गया। क्या विचार है कांग्रेस की? किसी मां का अपमान कांग्रेस को क्रिएटिविटी लगती है, किसी महिला का अपमान करना नहीं दिखता। वैसे अपमान से कांग्रेस का चोली दामन का साथ है, और पीएम का अपमान करना जैसे कांग्रेस को इस पर आसमानी छूट मिली हो। जब से नरेंद्र मोदी को पीएम का दावेदार बनाया गया, तब से कांग्रेस पीएम मोदी का अपमान करती आई, और अब बात पीएम मोदी की मां तक पहुंच गई है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। लेकिन सवाल यही है कि मां का अपमान करने से कांग्रेस को क्या फायदा दिखता है? क्या मां के अपमान से कांग्रेस को वोट मिलेगा? क्या मां के अपमान को बिहार वासी माफ कर पाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी ने मां का अपमान कर बड़ी गलती कर दी है? क्या मां के अपमान का जवाब कांग्रेस को चुनावों में मिलेगा? कांग्रेस पार्टी फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी का अपमान कर रही है। एक दिवंगत स्वर्गीय आत्मा का किस प्रकार से राजनीति के लिए मखौल उड़ा रही है। देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार जितनी जल्दी खत्म हो जाए राजनीति से, तो हम लोगों का, सामान्य भारतीय कांग्रेसियों का नंबर लगे, नहीं तो ये विदेशी भारतीय जो हैं वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इसलिए
कांग्रेस के लोग ऐसा रास्ता राहुल गांधी को दिखा रहे हैं जो उत्तरोत्तर गड्ढे में जाने जैसा होता है। पहले पीएम मोदी की मां को गाली, अब मां के साथ एआई वीडियो जारी करना। अगर कांग्रेस का बिहार चुनाव को देखते हुए सियासी पासा है तो ये पासा कांग्रेस पर ही भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस अगर ऐसी ही सियासत करेगी तो इतना तो तय है कि बिहार में कांग्रेस की बची खुची जमीन भी पैरों तले खिसकने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस की सियासत मर्यादा की पटरी से उतर चुकी है और इसका अंजाम क्या होता है ये देखने वाली बात है। एक विदेशी उदाहरण से आपको समझाते हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चाटुकार नेवेरो के कहने पर सियासत के रास्ते में कुछ भी ऐसा भटकते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं कि अब उनका क्या हाल हुआ है तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। चलिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन के एक होटल में पहुंचे थे, वहां उनका क्या हाल हुआ है जरा सुनिए, देखिए और समझ जाइए कि किस तरह ट्रंप घबराए हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने उन्हें घेर लिया, उनके खिलाफ नारेबाजी सुननी पड़ी, ट्रंप को हिटलर तक बता दिया गया, उनके सामने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए जा रहे थे। Palestine! Trump is the Hitler of our time! Free DC! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! Free DC! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! Free DC! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! सुना आपको कैसे फ्री पैलेस्टाइन की बात हो रही है और ट्रंप वहीं खड़े हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप हमारे दौर के हिटलर हैं और हिटलर किस लिए फेमस है आप जानते हैं। तो ऐसे में अब ट्रंप की तुलना हिटलर से हो रही है। उनकी ये छवि बन गई है, उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो जहां जाते हैं उन्हीं की इसी तरह हील हुजव्वत होती है, इसी तरह उन्हें लोगों के सवालों का सामना करना पड़ता है और उनके पास कोई जवाब भी नहीं होता और हर जगह यूं ही झेप कर खड़े रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप को इस तरह की स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा, ये हाल क्यों हुआ, चलिए पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए जब राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप कुछ इस तरह नाचते दिखाई। कुछ महीने पहले खुशी में झूमने वाले ट्रंप का चेहरा अब क्या कहता है, ये तस्वीर देखिए। ट्रंप के चेहरे पर छाई उदासी बहुत कुछ बयां करती है। चेहरे को पढ़ लेने वाले समझते हैं कि ट्रंप को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। ट्रंप के चेहरे से उड़ी हवाइयों ने उनकी मनोदशा बता दी है। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किस तरफ देश जा रहा है, उनकी वैश्विक नीति किस तरफ जा रही है, हर तरह से कंफ्यूज हैं और ये उनके चेहरे पर दिख रहा है। अब ट्रंप का चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है, आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं और उसके जरिए समझाते हैं। जहां कल ट्रंप के सबसे करीबी रहे शार्ली कर्क की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ट्रंप की जीत में शार्ली कर्क का भी योगदान था। ट्रंप के सबसे खास लोगों में से माने जाने वाले शार्ली कर्क उन्हीं शार्ली कर्क की उसी देश में हत्या कर दी गई जिस देश में उनका दोस्त एक राष्ट्रपति है। तो ट्रंप के दुखी चेहरे के पीछे वजह यह भी है और ट्रंप के सबसे करीबी रही शार्ली कर्क की दिनदहाड़े हत्या के बाद पूरे देश में अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है। आलम कुछ ऐसा है कि लोग शार्ली कर्क की हत्या पर दुख जता रहे हैं, तो इससे बड़ी संख्या में लोग शार्ली कर्क की हत्या का जश्न भी मना रहे हैं। ये जश्न मनाने वालों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और दुखी होने वालों की भी। और चलिए अब आपको दो तस्वीरों से समझाते हैं कि ट्रंप के राज में अमेरिका का क्या हाल हो चुका है। अमेरिका की सियासत इस स्तर पर आ चुकी है कि एक इंसान की मौत के बाद गम मनाने से ज्यादा संख्या वहां जश्न मनाने वाले लोगों की है। अमेरिका में राजनीति का ये सबसे गिरा हुआ स्तर है जहां लोग एक इंसान की मौत के बाद उसकी सियासी विचारधारा से उसकी मौत पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। And I really don't want to hear any moral superiority from the people who were just left. Do you support his death? I do. You support his death? Fuck Charlie Kirk. You support Charlie Kirk being killed? अमेरिका को इस हालत में ले जाने का दोषी कौन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, पूरी डिटेल इस पर देते हैं। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद वैश्विक राजनीति पर फोकस रखा। अप्रैल 2025 से सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाए गए, जो औसत दर को 27% तक यहां पर बढ़ा गया। इसके बाद ट्रेड वॉर शुरू हो गई, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इंडिया पाकिस्तान सीजफायर का दावा करते रहे, जिसे भारत ने खारिज किया।
इजराइल हमास संघर्ष में मध्यस्थता उन्होंने की, लेकिन गाजा पर विवादास्पद प्रस्ताव दिए। यूक्रेन को हथियार देकर रूस पर दबाव उन्होंने बनाने की कोशिश की। युद्ध विराम को लेकर वार्ता की, लेकिन वो भी विफल रही। दुनिया भर में सीज फायर करवाने को लेकर उत्सुक दिखाई दी। नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए दुनिया भर के दरवाजे उन्होंने खटखटाए, लेकिन अमेरिका के घरेलू मुद्दों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। अमेरिकी आलोचकों का कहना है कि ट्रंप ने घरेलू राजनीति की अनदेखी की है। सामाजिक मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता पर कोई ठोस कदम उन्होंने अपने देश के लिए नहीं उठाया। आंतरिक नीतियां अव्यवस्थित रही, जिससे फेडरल गवर्नेंस कमजोर होती गई। तो ये हालात थे अमेरिका के, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति का ध्यान दुनिया भर पर था, लेकिन अपने देश की हालत पर नहीं था। अब ट्रंप ने पूरी दुनिया पर तो ध्यान रख लिया, लेकिन अपने घर पर ध्यान देना भूल गए, और यही वजह है कि अमेरिका का आज ऐसा हाल हुआ। इसके साथ ही ट्रंप इस वैश्विक राजनीति के भी कच्चे खिलाड़ी साबित हुए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर देश को, दोस्त को खुद से दूर कर लिया। ये पहले की तस्वीरें हैं जब दोस्त हुआ करते थे। आज डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को बार बार कॉल करते हैं, फोन मिलाते रह जाते हैं। जर्मन अखबार कहता है कि पीएम मोदी उनका फोन ही नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ पीएम मोदी विश्व के तमाम दूसरे बड़े नेताओं से बात करते हैं, लेकिन ट्रंप से अब थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। 1 महीने पहले तक प्रधानमंत्री मोदी को टैरिफ की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप, 1 महीने पहले तक भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर पीएम मोदी से पैचअप करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसके साफ संकेत उनके बयानों में नजर आते हैं। सुनिए जरा। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. सिर्फ बयान ही नहीं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को खुलेआम पोस्ट करते हुए अपना बेस्ट फ्रेंड बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी ट्रेड डील में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी अब भी उन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप कहकर बुलाते हैं। मतलब 2 देशों का संपर्क तो है, लेकिन अब ट्रंप पीएम मोदी के लिए उनके वही पुराने बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और अब इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को मनाने के लिए भारत में अपना दूत भेजा है। भारत में यूएस के राजदूत सेर्गियो गोर्स भारत को मनाने की कोशिश करते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती का पुराना डेटा दिखा रहे हैं। आप भी सुनिए। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. In fact, if you have noticed, when he has gone after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. When the president has been critical of India, he has gone out of his way to compliment Prime Minister Modi. They have an incredible relationship. I've been with them in the same room. We're not that far apart on a deal already on these tariffs. तो ये कह रहे हैं कि हम सौदे से बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच दोस्ती में ये दरार आई कैसे। तो अब ये चेहरा देखिए, इस शख्स को देखिए। आपने बीते कुछ दिनों में ये चेहरा जरूर देखा होगा। इनका नाम है पीटर नेवेरो। दरअसल नेवेरो ही वो शकुनी है जिसने ट्रंप को पीएम मोदी के खिलाफ भरने का काम किया है। पीएम मोदी और ट्रंप की पक्की दोस्ती में दरार डालने वाले भी यही पीटर नेवेरो हैं। और यह खुलासा कोई हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बात तो खुद अमेरिका के जॉन बोल्टन ने कही है। क्या कहा है जान लीजिए। जॉन बोल्टन अमेरिका के पूर्व एनएसए हैं। बोल्टन ने भारत यूएस के रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बोल्टन ने ट्रंप के बदलते व्यवहार की वजह बताई है, जिस तरह से भारत के लिए उनका रवैया बदला है उसकी वजह बताई है। ट्रंप मोदी की दोस्ती में नेवेरो ने खटास डाली है, ऐसा बोल्टन का कहना है। ट्रंप के व्यापार सलाहकार थे पीटर नेवेरो, ट्रेड एक्सपर्ट थे। नेवेरो ने ट्रंप मोदी मीटिंग में झगड़ा कराने की कोशिश की। नेवेरो ने ही ट्रंप को भारत के खिलाफ भड़काया है, उनके कान भरे हैं। ट्रंप को भारत के खिलाफ नेवेरो ने इतना भड़का दिया कि ट्रंप के सुर ही बदल गए। नेवेरो को मोदी ट्रंप की दोस्ती पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ ट्रंप मोदी से अच्छे रिश्ते पर जोर देते हैं। पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन वही शख्स हैं जिन्होंने बीते साल अमेरिकी चुनावों से पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े नासमझ आदमी हैं, उन्हें सरकार चलाने का भी इतना ज्ञान है नहीं, ऐसे में उन्हें बरगलाना आसान है। और शायद यही वजह है कि आज ट्रंप नेवेरो जैसे चाटुकार की बातों में आ गए। ये बयान सुनिए। Wrote in a new foreword to the room where it happened that Trump is unfit to be president, and since you were his advisor, you said if his first 4 years were bad, the second 4 will be worse.
What are your comments now, sir, since he has been in the White House? Well, buckle up. I think it's going to be chaotic like it was in the first term. You know, Trump doesn't have a philosophy. He doesn't do policy in the sense we normally understand that. His decisions are very transactional, and he has trouble distinguishing between his own interest and the national interest. I think that was evident in the first term. I think it would be even more evident in a second. देखिए, नवैरों की बातों में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अटैक किया भारत पर। भारत ने संतुलित जवाब दिया। भारत ने कुछ कहा ही नहीं, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। दरअसल कहा कि हम देख लेंगे। और उसके बाद जब एससीओ के मंच से ट्रंप ने ये देखा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है और पूरी दुनिया को भारत की तो जरूरत है लेकिन ट्रंप की जरूरत नहीं, तो ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। लेकिन ये आग में घी डालने का काम नवैरों ने किया। वो कैसे किया और कितना असर हुआ और अब कैसे बेअसर हो रहा है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। भारत से ट्रंप का कनेक्शन क्यों कटा? दो दोस्तों के बीच ये दूरी क्यों आई? ट्रंप को टैरिफ का लालच कहां से आया? क्या ट्रंप के जीवन में भी अब एक शकुनी है? एक टाइम अच्छे दोस्त रहे मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्यों टूटी? ये सवाल तो कई लोगों के मन में होगा, लेकिन इसका जवाब महज एक तस्वीर में है। इस तस्वीर को देखिए। इनका नाम है पीटर नोवेरो। ये कहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं, लेकिन हकीकत में क्या है? सत्ता के लिए पाला बदलने में माहिर, ट्रंप को पूरी तरह से काबू में रखते हैं, ट्रंप के दिमाग को भरने का काम करते हैं। भारत के खिलाफ भी ट्रंप को नोवेरो ने ही भरा। एलन मस्क ने उन्हें ब्रिक्स से ज्यादा बेवकूफ बताया था। टैरिफ लगाने का सुझाव नोवेरो ने ही दिया। नोवेरो की नीतियां इससे पहले नुकसान पहुंचा चुकी हैं। नोवेरो ने ट्रंप को टैरिफ वाला जुमला पढ़ाया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि नोवेरो की संगत ट्रंप को भारी पड़ेगी। नोवेरो की नीतियां अमेरिका को दोस्तों से दूर कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहने के लिए तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्र प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो अभी दो तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पहली है डिमेंशिया और दूसरी है नोबेलिया। अमेरिका में विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि ट्रंप को भूलने की बीमारी है और वो डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और यही वजह है कि बार बार एक ही रट लगाते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के बयानों से साफ होता है कि उन्हें नोबेलिया हो चुका है। ये खास तरह की बीमारी है जहां ट्रंप को खाते पीते सोते सिर्फ नोबेल के सपने आते हैं, और दुनिया के बाकी देश इसी बात पर उनके मजे भी ले रहे हैं। ट्रंप समझते हैं कि उनके हाथों में असीम शक्तियां हैं, लेकिन दुनिया उनके हरकतों को देखकर कहती है कि वो एक तरह के बतौलेबाज हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। किसी शरारती बच्चे की तरह बदमाशी पर उतारू ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि उनके हाथ में एक बड़े देश की कमान है, लेकिन ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में पूरे देश का चक्कर अब विकसित से खराब देश की तरफ घुमा देने पर उतर आए हैं। देश अपराध की डगर पर चलता जा रहा है। कभी ट्रंप के करीबी की हत्या होती है तो कभी भारतीय नागरिक की हत्या। अमेरिका अपराध में नंबर 1 का मुकाम पाने को बैठा है। ट्रंप से आज एलन मस्क नाराज है, चीन नाराज है, रूस नाराज है, ब्राजील नाराज है, फिजी नाराज है। ट्रंप से नाराज देशों की लिस्ट बहुत लंबी है, और ट्रंप को इस हाल में डालने का जिम्मेदार वो चेहरा है जो उठते बैठते ट्रंप के कान में झूठे मुद्दे की बंसी बजा रहा है। नवेरो जैसे चाटुकारों की वजह से ही ट्रंप का भारतीय कनेक्शन अब कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत को लेकर अमेरिका बैकफुट पर है, तो वहीं अमेरिका का बेहद खास दोस्त इजराइल अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, और इस सबके बीच पाकिस्तान इजराइल को चुनौती दे रहा है। ऐसी चुनौती जिससे दुनिया के सामने पाकिस्तान का ग्लोबल मजाक बनना बिल्कुल तय है। पूरी कहानी समझने के लिए पहले आप इस तस्वीर को देखिए। यह है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, जिन्हें दुनिया कटोरा शरीफ के नाम से जानती है। इजराइल और कतर के बीच जो तनाव शुरू हुआ, मजहबी मुनीर की गाइडलाइन लेकर एक बार फिर कटोरा शरीफ ने चंदा मांगने के लिए फ्लाइट पकड़ ली। ये वही तस्वीर है जहां मुलाकात हो रही है, और इस बार चंदा शरीफ पहुंच गए कतर, और मजहब की दुहाई देकर कतर को अपना समर्थन दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल को चैलेंज भी कर दे रहे हैं, और इसी बहाने अपना चंदा वाला एजेंडा भी वो चला ही ले रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पे फिर कटोरा शरीफ पहुंचे। इस बार अपने साथ अपने दो सहयोगी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, और ऐसे ऐसे चेहरे जो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसी कैसी बातें करते थे, वैसे चेहरे पहुंचे हैं।
और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने दूसरे देश की आपदा में अवसर ना देखा हो। ये तस्वीरें सऊदी अरब की हैं। पाकिस्तान को हर देश ने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया था और कटोरा शरीफ सऊदी के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन सऊदी ने पाकिस्तान को मदद देने से साफ इनकार कर दिया था। और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शहबाज शरीफ जा पहुंचे हैं दोहा, लेकिन यहाँ भी उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। एजेंडा चला नहीं, हवाई जहाज से आने जाने और सूट बूट का खर्चा अलग हुआ। और जब कटोरा शरीफ खाली हाथ लौटे तो उनके सहयोगी ने नया मजहबी दांव खेल दिया। बाढ़ को वरदान बताने वाले ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को ही चुनौती दे डाली। हालांकि इजराइल जैसा मुल्क कभी भी पाकिस्तान की बातों को सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है आप सुन लीजिए। आपको बताते हैं पूरी डिटेल क्या कहा है। दरअसल मुस्लिम देशों के लिए अब समय है कि वो दुष्ट देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हों, यानी फिर से अपना वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड खेल रहे हैं। इजराइल का एजेंडा मुस्लिम दुनिया को पूरी तरह से निपटाने का है। इजराइल चाहता है कि उनकी जो भी आर्थिक ताकत है इसे बेअसर किया जाए। ये सोचना कि इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाने से वो सुरक्षित रहेंगे भूलता है। दरअसल गल्फ के कुछ देश जैसे यूएई, सऊदी अरब, ओमान इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले ख्वाजा आसिफ फिर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की बातों से तो यही लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन पाकिस्तान करे भी तो क्या करे, खाली खजाने में चिल्लर भरने के लिए उसके पास इससे अच्छा कोई मौका भी तो नहीं है। 21वीं सदी के पाकिस्तान की यही पहचान है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस मजहबी एजेंडे को समझ चुकी है। कभी अपनी आवाम के नाम पर तो कभी मजहबी एजेंडा वाला विजिटिंग कार्ड दिखाकर। कटोरा शरीफ और मुल्ला मुनीर के मिनट टू मिनट कार्यक्रम में किसी न किसी मुल्क से चंदा मांगने का प्लान जरूर तय रहता है। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क होगा जहां की चौखट पर कटोरा शरीफ ने डेरा नहीं डाला होगा। दुनिया का शायद ही कोई नेशन हेड होगा जिससे मुलाकात के नाम पर मुल्ला मुनीर ने मजहबी घुट्टी पिलाने की कोशिश नहीं की होगी। और इस घुट्टी के बदले मांगी जाती है कीमत अपना खजाना भरने की कीमत, जो हर रोज पाकिस्तान की बर्बादी का नया चैप्टर लिख रही है। पाकिस्तान ने अपना चंदा का धंधा चलाने के लिए मजहब और गुर्बत का एक खास कॉकटेल तैयार कर रखा है, जिसे पीकर मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ का थिंक टैंक सुबह शाम भीख वाला ड्राफ्ट तैयार करता रहा है, ताकि इसी ड्राफ्ट की मदद से पाकिस्तान को कुछ कौड़ियों की ही सही भीख तो मिल जाए। मजहब की नींव पर खड़े पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही चंदा और डोनेशन वाले चेक और अकाउंट ट्रांसफर पर टिकी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान का पूरा बैंकिंग सिस्टम रेंग रहा है, वहीं फंड जुटाकर कटोरा शरीफ और मुल्ला मुनीर अपना फॉरेन बैंक अकाउंट भरने में लगे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में हर उथल पुथल का इस्तेमाल पाकिस्तान इसी चंदा डिप्लोमेसी के जरिए करता है। हर बार अपनी फजीहत करवाता है, लेकिन बाज नहीं आता है। इजराइल ने 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल है। नेतन्याहू ने साफ किया है कि वो अपने दुश्मनों को मार गिराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। Remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. अब पाकिस्तान इसी हमले को आधार बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। नेतन्याहू का बयान आते ही कटोरा शरीफ कतर जा पहुंचा। कटोरा शरीफ ने कतर में अपना चंदा वाला ग्राउंड सेट कर दिया, जिसे अब मुल्ला मुनीर मजहब वाली फिनिशिंग देकर पाकिस्तान के अकाउंट में चंद कौड़ियां इकट्ठा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान को लग रहा है कि वो मजहब का चोला ओढ़कर कतर के करीब जाएगा, लेकिन वो शायद ये भूल रहा है कि कतर को अपने लोगों की भलाई की फिक्र है और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि हमास को कतर ने ही धोखा दिया है। दरअसल कतर मीडिएटर का काम कर रहा था और इसीलिए इस हमले पर सवाल उठ रहे हैं।
कतर पर इजराइल ने हमला किया, कहा गया कि हमास के आतंकी यहाँ छिपे थे। कतर ने इसकी निंदा भी की, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें कतर का हाथ था? कतर को लेकर आखिर सवाल क्या उठ रहे हैं? दरअसल विदेशी मीडिया में दावा है कि कतर ने ही हमास को लेकर जानकारी इजराइल को दी है। जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। पहली थ्योरी क्या है, जिसमें कहा गया है कि हमास कतर के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। दूसरी थ्योरी है कि इजराइल का हमला कतर की मंजूरी के बाद ही किया गया है। तीसरी थ्योरी क्या कहती है ये भी जान लीजिए। कतर की शांत प्रतिक्रिया जो आई है उस पर, क्योंकि हमले के बाद कतर के नेतृत्व ने ना तो कोई घबराहट दिखाई और ना ही कोई आपात बैठक बुलाई। तो ऐसे में लगता है कि ये जानकारी में हुआ है कतर की। इजराइल को लेकर कतर ने कैसे सीधी और डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया दी है वो भी देख लीजिए। Only serve to increase tensions and undermine the Qatari efforts to stabilize the situation. We're guided by our common responsibility to strengthen security in the region, and so the Council reiterates its condemnation of the cowardly attack by Israel that took place on the 9th of September, and which was a serious attack against Qatar's sovereignty and a violation of the UN Charter. तो देख रहे हैं आप कितना कामली जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ मजहब के नाम पर कटोरा शरीफ फंडिंग जुटाने की कोशिश में, तो वहीं दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर ने एक बार फिर से बलूचिस्तान को गिरवी रख दिया है। पहले से ही बलूचियों में जबरदस्त आक्रोश है और अब मुनीर ने वहां के कस्टमर की एंट्री, एक और कस्टमर की एंट्री करा दी है। हुआ क्या है आपको डिटेल देते हैं। ये तस्वीर देखिए, मुनीर ने अब बलूचिस्तान को पूरी तरह गिरवी रख दिया। जानकारी के अनुसार मुल्ला मुनीर बीते कई दिनों से अमेरिका की दौड़ लगा रहे थे और अब मुनीर वहां की कंपनी को बलूचिस्तान को गिरवी रख चुके हैं, ऐसा पता चला है। क्या कारनामा किया है मुनीर ने वो भी जान लीजिए। दरअसल पहले से खस्ता हाल पाकिस्तान इस वक्त अपने विशाल खजाने को बेचने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका की एक मेटल कंपनी के साथ $500 मिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद है बलूचिस्तान समेत देश के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देना। चीन को लेकर पहले से बलूचिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं और अब अमेरिका के बलूचिस्तान में एंट्री को लेकर बलूचों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है, बहुत नाराजगी है। अब अगर आपको पाकिस्तान में चंदे का ये पूरा धंधा समझना है तो बलूचों की तरफ से की जा रही इस कार्टून को, जारी किया गया कार्टून देख लीजिए। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये कार्टून हम आपको दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान सरकार आवाम की मदद के नाम पर दुनिया भर से पैसे लेती है। वो पैसा 80 मुनीर के खाते में ट्रांसफर होता है, ये देखिए, जिसे मुनीर बिना वक्त गवाए दहशतगर्दों को दे देते हैं। ये देखिए पूरी सीरीज देखिए, FATF पैसा दे रही है शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ उसे पीछे से आसिम मुनीर को दे रहे हैं, आसिम मुनीर दहशतगर्दों को दे रहे हैं। ये पूरी सीरीज है, ये पूरी चेन है। मुंबई एयरपोर्ट पर आपको बताएं इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख करते हैं। ये तस्वीर तो हमने आपको दिखाई कि कैसे पाकिस्तान अभी भी टेरर फंडिंग करता है, जो पैसा मिलता है उसको लेकर टेरर फंडिंग करता है और उसी का इस्तेमाल करता है। इस बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, वो भी कुछ देर बाद आपको बताएंगे क्योंकि मुंबई से बड़ा अपडेट मिल रहा है। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।